हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के बारे में। ठीक है, जिसको हम लोग मोंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, ओके। तो जैसा कि मैंने बताया, मोंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को जाना जाता है, क्योंकि जो आपके मोंटागू थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और जो चेम्सफोर्ड थे वो वाइसरॉय थे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट याद होगा आपको, जो कि ब्रिटिश कैबिनेट में बैठ के काम करते थे इंडिया पे। ठीक है, ये एक्ट है तो 1919 का, पर ये लागू हुआ 1921 से। इसमें लिखा हुआ है केम इनटू फोर्स इन 1921। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, तो ध्यान से इसको समझते हैं। फीचर्स की बात करें तो इट रिलैक्स्ड और ईज द कंट्रोल ऑफ सेंटर ओवर प्रोविंसेस बाय डिमार्केटिंग एंड सेपरेटिंग सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट। मतलब कि रेगुलेटिंग एक्ट से जो सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुई थी, अब वो धीरे धीरे डिसेंट्रलाइज होना शुरू हो गई थी। ठीक है, क्योंकि बहुत मुश्किल था कि किसी एक ब्रिटिश सरकार को पूरे इंडिया पे रूल करे, उसके हर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, तो उनके लिए भी ये बहुत ही हेक्टिक साबित हो रहा था। जिसके लिए उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना इंडियंस को वापस से इसमें हम लोग शामिल करते हैं, तो ऐसा दिखाएंगे कि हम लोग आपकी फ़िक्र करते हैं और हम लोग रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बना रहे हैं, लेकिन बदले में इंडियंस को यूज़ किया जा रहा है ताकि ब्रिटिश लंबे समय तक हमारे ही इंडिया पे राज कर सके। ठीक है, तो इन्होंने पहला काम क्या किया कि एक लाइन ड्रॉ की कि सेंट्रल सब्जेक्ट्स अलग होंगे और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स अलग होंगे। ठीक है, जैसा कि अभी हमारे कंट्री में होता है यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट। अभी तो एक और लिस्ट है कंकरेंट लिस्ट, पर वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। अभी यहाँ जो समझा रही हूँ कि सेंट्रल सब्जेक्ट्स और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को पहले सेपरेट किया गया। तो सेंट्रल सब्जेक्ट्स तो वो हो गए जो वाइसरॉय बेसिकली उस पर आपके नियम कानून लॉ एंड ऑर्डर बनाएंगे। अगर समझने का ज़रूरत है तो वो बेसिकली प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को है। उसके पहले ये समझते हैं कि सब्जेक्ट्स तो सेपरेट कर दिए गए इस एक्ट में, लेकिन क्या इससे गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर पे भी कोई असर पड़ा? क्या ये भी दो टुकड़े में बाइफरकेट हो गई कि दो गवर्नमेंट रहेगी, एक सेंट्रल एक प्रोविंशियल? तो बिल्कुल नहीं, गवर्नमेंट में कोई चेंज नहीं आया था। गवर्नमेंट अभी भी सेंट्रलाइज ही थी और यूनिटरी ही थी, मतलब पूरे देश की एक सरकार। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स पढ़ना और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेंट्रल तो मतलब बिल्कुल क्लियर है कि इस पे वाइसरॉयज के सारे लॉज एंड ऑर्डर्स चलेंगे। ठीक है, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में भी इन्होंने क्या गेम खेला कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, विच इज़ ट्रांसफर्ड वन एंड रिजर्व्ड वंस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने पहले से लिख के रखा है, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में आपके एजुकेशन और हेल्थ आते हैं, इस टाइप के मामले आते हैं। तो इस पे नियम कानून कौन बना रहे हैं? गवर्नर दोनों जगह रहेंगे। रिजर्व सब्जेक्ट्स में भी गवर्नर है और ट्रांसफर्ड में भी गवर्नर है। ठीक है, लेकिन गवर्नर के साथ गवर्नर को एड करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए किसको रखा गया है? तो मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। और ये मिनिस्टर्स कौन थे? ये इंडियन मिनिस्टर्स थे। यानी कि अगर कल कोई आगे चलकर एजुकेशन के मामले में या हेल्थ के मामले में कोई प्रॉब्लम आती है, तो इन इंडियन मिनिस्टर्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये अकाउंटेबल होंगे किसी भी गलती के लिए। तो बहुत चालाकी से जो आपके लेस क्रिटिकल जो चीज़ें थी वो इन्होंने अपने पास रख ली, और जो क्रिटिकल चीज़ें थी जिस पर प्रॉब्लम हो सकती है वो इन्होंने इंडियन मिनिस्टर्स को ट्रांसफ़र कर दिया। दैट्स वाई हम लोग उसको ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स बोलते हैं। अब अगर बात करें रिजर्व सब्जेक्ट्स की, तो जो चीज़ इनको पावर दे रही है, विच इज़ पुलिस, दैट मीन्स पुलिस, आर्मी, और फाइनेंस लाइक फाइनेंस, रेवेन्यू, टैक्स, ये सब इन्होंने अपने पास ही रखा कि अगर इस रिलेटेड मामले में कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर बनाना है तो वो आराम से एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाएगी और ये लोग आंसरेबल नहीं रहने वाले हैं। मतलब कुछ अगर गलत होता भी है तो ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, आप उनसे सवाल नहीं पूछ सकते हो। समझ में आया? तो ये बहुत हद तक सब्सिडरी अलायंस की तरह ही है कि क्वेश्चन जो है वो इनसे नहीं पूछे जाएंगे। जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगी तब आपको बताऊंगी सब्सिडरी अलायंस क्या होते हैं। थोड़ा हम लोग स्लो पेस पे चल रहे हैं, आप लोग कोई कमेंट्स भी नहीं करते हो। एटलीस्ट जो वीडियोस देख रहे हैं वो लास्ट तक ज़रूर देखें, मैं रिवीजन भी करवा रही हूँ।
थोड़ा मैं चाहती हूँ पेस और बढ़े, जल्दी जल्दी हम लोग एक एक चैप्टर कवर करें, क्योंकि यूपीएससी इतनी इजी तो है नहीं और फिर हमें आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करनी है। मेरा ये वीडियो बनाने का सोल मोटिव यही है कि मेरे तरह जो बाकी बच्चे हैं जो घर से पढ़ाई कर रहे हैं, जो यूट्यूब के हेल्प से पढ़ाई कर रहे हैं, उन तक अच्छे कंटेंट पहुंच सके, ताकि वो आंसर राइटिंग के टाइम पे लिमिटेड ही पढ़ के जाए, लेकिन उनके पास वो पॉइंट्स एट टाइम उनके दिमाग में आ जाए कि क्या क्या पॉइंट मेंशन करना है। ठीक है, तो आई होप अगर आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये दो सब्जेक्ट्स का जो बाइफिकेशन है, दैट मीन्स ट्रांसफ़र और सब्जेक्ट, इसी के लिए इस सिस्टम को हम लोग डुअल सिस्टम कहते हैं। डायरकी एक ग्रीक वर्ड है, वहीं से ये नाम निकाल कर लाया गया है, डबल रूल। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगला पॉइंट है कि बाय कैमरलिज्म पहली बार और डायरेक्ट इलेक्शन पहली बार इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 में ही इंट्रोड्यूस किया गया। बाय कैमरलिज्म मतलब होता है कि अब दो दो हाउसेस बनाए जाएंगे, दैट मीन अपर हाउस और लोअर हाउस, जिसको हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहते हैं। और ये आपके पुराने वाले लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थे वाइसरॉय को, उसको रिप्लेस करके लाए गए हैं। ठीक है, तो हाउस मतलब घर नहीं, बेसिकली सभा। ठीक है, अभी भी हमारे इंडिया में अपर एंड लोअर हाउसेस होते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में अपर हाउसेस को विधान परिषद कहते हैं और लोअर हाउस को हम लोग विधान सभा कहते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, सारे के सारे स्टेट के पास अपने खुद के लोअर हाउसेस होते हैं, जहां पर वो लोग जाते हैं, बैठते हैं और अपने स्टेट के लिए नियम कानून बनाते हैं। लेकिन सारे के सारे स्टेट के पास अपर हाउस नहीं होते हैं, क्योंकि ये एक मैंडेटरी बॉडी नहीं है। इसको जब चाहे क्रिएट कर सकते हैं और जब चाहे डिसॉल्व कर सकते हैं। तो करेंटली हमारे इंडिया के पास ऐसे 6 स्टेट हैं जिसके पास अपर हाउस यानी कि विधान परिषद है, और वो है आपके आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। ये आप याद रखिएगा, तो इट विल बी फ्रूटफुल फॉर यू। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग डायरेक्ट इलेक्शन की बात करें तो जी हाँ, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या डायरेक्ट इलेक्शन 1919 में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो बिल्कुल इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन जो मेंबर्स चुने जा रहे थे, डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब होता है कि राइट टू वोट दे दिया गया। ठीक है, लेकिन ये राइट टू वोट जो दिया गया ये यूनिवर्सल नहीं था। इस पॉइंट को हम यहाँ से कनेक्ट करते हैं। ग्रांटेड फ्रेंचाइज मतलब कि दिया तो गया राइट टू वोट, लेकिन ये लिमिटेड था, यूनिवर्सल नहीं था कि जो कोई भी 18 या उससे अधिक उम्र के लोग होंगे वो लोग राइट टू वोट ऑटोमेटिकली एक्वायर कर लेंगे, ऐसा नहीं था। उस टाइम ये अधिकार सिर्फ उनको दिया गया जो टैक्स पेयर्स थे, जिनके पास प्रॉपर्टी थी, या फिर जिसके पास हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन थे। तो इसी 3 फैक्टर पे, टैक्स पेयर को, प्रॉपर्टी ओनर्स को और एजुकेशन क्वालिफिकेशन वालों को ही राइट टू वोट दिया गया था, जिसके लिए इसको हम लोग ग्रांटेड फ्रेंचाइज बोलते हैं, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं बोलते हैं, जो कि अभी के टाइम पे है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है एनीबॉडी हु इज 18 और +18 आर एलिजिबल टू वोट। ठीक है, उसके बाद तो डायरेक्ट इलेक्शन, हाँ डायरेक्ट इलेक्शन आ चुका था, राइट टू वोट स्टार्ट हो चुके थे। इसके पहले हमने पढ़ा था नॉमिनेशन प्रोसेस, लेकिन अब डायरेक्टली वोट होगा। अगला पॉइंट जो है वो ये है कि वाइसरॉय के जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे, जो एक्सटेंड किए गए थे, उसके मेंबर पहले 4 थे, फिर 6 हुए, इंक्लूडिंग वाइसरॉय 7 हुए। ठीक है, तो उन 6 में अगर वाइसरॉय को हटा दे तो उन 6 मेंबर्स में अब ये मैंडेटरी कर दिया गया कि 3 मेंबर जो हैं वो इंडियन होंगे। आपको याद होगा अगर, तो फर्स्ट एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर जो इंडियन थे वो सत्येंद्र सिन्हा थे, मैंने पहले आपको बताया था। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ा दिया गया। देखो, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम्स को दिए गए थे। ठीक है, और अब ये धीरे धीरे इस चीज़ को और बढ़ा रहे हैं। अब ये सिख को भी दे दिया गया, इंडियन क्रिश्चियंस को भी दे दिया गया, एंग्लो इंडियंस को दे दिया गया और यूरोपियंस को भी दे दिया गया। ये सब उस टाइम इंडिया में ही रह रहे थे। इन सब के पास अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव हो, तो ये कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव को एक्सटेंड करने वाला भी एक एक्ट बन जाता है। जिस तरह से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाई गई थी, बिल्कुल वैसे ही अगेन एक नई ऑफिस बना दी जाती है, हाई कमिश्नर ऑफिस। ठीक है, फॉर इंडिया
अच्छा, ये बनने के बाद ऐसा नहीं हुआ कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अबॉलिश कर दिया गया, बिल्कुल नहीं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस अब ट्रांसफ़र कर दिए गए हाई कमिश्नर ऑफिस को, जो कि अब इंडिया के लिए काम करेगी, ठीक है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सीपीएससी स्टैब्लिश हो गया, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि फिर बाद में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनेगा और उसके बाद में फिर यही आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बनेगा, ठीक है। तो आज जो आप जिस यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो उसका स्टार्टिंग अगर बोला जाए, ठीक है, तो वो सीपीएससी था, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि 1926 में फोर्स में आया। और ये किसके रिकमेंडेशन पे बनाया गया था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ली कमीशन के रिकमेंडेशन पे, जो कि 1924 में आया था, ये आपका पास किया गया 1926 में, ठीक है। सब्जेक्ट्स तो सेपरेट हो ही गए थे, सेंट्रल और प्रोविंशियल। सब्जेक्ट्स के साथ साथ ऑब्वियस सी बात है, जब सब्जेक्ट्स अलग हो गए तो किन किन चीज़ों पर कितने कितने पैसे एलोकेट होंगे, उसके लिए बजट्स को भी सेपरेट कर दिया गया। यानी कि अब सेंट्रल और प्रोविंशियल बजट्स जो है दोनों अलग अलग होने वाले हैं। आखिरी पॉइंट इसमें है कि जाते जाते इस एक्ट ने एक और पॉइंट ऐड कर दिया कि हमने जितने भी रिकमेंडेशन और फीचर्स नए ऐड किए हैं उसको इंक्वायर करने के लिए एक स्टेचुटरी कमीशन इन्होंने बना दिया। मतलब एक एक्ट पास करके एक स्टेचुटरी कमीशन बनाया 7 मेंबर का, जो कि 10 साल बाद इंडिया आएगी और ये इंक्वायर करेगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। मतलब बेसिकली फॉर द फीडबैक, इधर इट इज़ पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो। तो अगर आपको किसी, क्योंकि देखो इतने सारे चार्टर एक्ट्स होते हैं, काउंसिल एक्ट्स होते हैं, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपके 3 आते हैं, 1909, 1919, फिर 1935 आएगा। तो एग्ज़ाम के टाइम पे, प्रीलिम्स के टाइम्स पे सारे पॉइंट्स क्या होते हैं ना, मिक्सड हो जाते हैं कि ये चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में था कि चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में था। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए बेसिकली आपको एक छोटे से बुलेट पॉइंट्स तैयार रखने चाहिए। तो मेन पॉइंट्स में अगर आप देखो तो आप याद कर सकते हो, सेपरेट सब्जेक्ट, सेपरेट बजट, डायरकी, डायरेक्ट इलेक्शन, बायकैमरलिज्म, 3/6 ऑफ इंडियंस, एक्सटेंडेड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, लिमिटेड फ्रेंचाइज, हाई कमीशन, सीपीएससी एंड स्टेचुटरी कमीशन। तो देखा जाए तो एस डी और अगर आप देखो तो बायकैमरलिज्म, और यहाँ से आप चाहो तो बी फॉर बजट भी लिख सकते हो क्योंकि बजट्स भी सेपरेट हो गए थे। फिर याद रख लो कि HC आप हाई कोर्ट जैसे बोलते हो, तो ये क्या हो गया, हाई कमीशन हो गया, CPSC हो गया, SC आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया। तो ये ऐसे बुलेट पॉइंट्स बना के आप याद कर सकते हो कि अच्छा ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 में आए थे। अब अगर एक बार टाइमलाइन रिवाइज कर ले तो हम लोग स्टार्ट किए थे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से, जिसके कुछ साल बाद ही आपका पिट्स इंडिया एक्ट आता है। पिट्स इंडिया एक्ट, पहले देखो रेगुलेटिंग एक्ट को लाने का मेन मकसद था टू कंट्रोल, क्योंकि करप्शन बढ़ चुकी थी, टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर रेगुलेटिंग एक्ट से भी ये चीज़ नहीं संभला तो इसके डिफेक्ट्स को ठीक करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 लाया गया। फिर हर 20 साल में रिन्यू करके 4 नए चार्टर लाए गए, जो कि क्वीन एलिजाबेथ ने साइन किया था, विच इज़ इन 1793, 1813, 1833 एंड 1853। ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है। उसके बाद आते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट्स। इंडियन काउंसिल एक्ट्स का सोल मोटिव था कि ग्रेजुअली इंडियंस को लॉ मेकिंग बॉडी में इंट्रोड्यूस करना, जिसके लिए आपको 1861 और 1892 काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1909 मैंने आपको बताया था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, जिसमें कम्युनल अवार्ड्स जो हैं यानी कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था। और अभी हम लोग हैं बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 पे। इसके बाद में अभी तुरंत ही आपको साइमन कमीशन पढ़ा देती हूँ, ठीक है, और इसके साथ मैं आपको कम्युनल अवार्ड समझा देती हूँ जो कि पॉलिटी के बुक में दिया होता है। बाकी एक अच्छी सी लॉन्ग वीडियो मैं गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया ऑफ 1935 पे बनाऊंगी, क्योंकि 1935 की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आई,
इससे बहुत सारे पॉइंट्स हमने डायरेक्टली अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनकलकेट किए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, तो एक पूरा वीडियो में सिर्फ इसको डेडिकेट करूँगी। एंड फाइनली वी गॉट इंडिपेंडेंस एंड आई होप इट इज़ द बेस्ट टाइम, बिकॉज 15 अगस्त आ रहा है, तो 15 अगस्त को हम लोग फाइनली अपनी इंडिया को आज़ाद करवा ही देंगे, हिस्ट्री रिवाइज भी हो जाएगी। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं फटाफट कि साइमन कमीशन क्या थे। तो मैंने पहले से हाईलाइट करके रखा है, देखो 2 years बिफोर द स्केड्यूल, यानी कि 1930 के आसपास इनको आना था, 10 साल पूरा होगा तो ना, मतलब 1919 का रिफॉर्म था, 1919 का हम लोग रिफॉर्म पढ़ रहे थे, तो उसके हिसाब से 1929 में इसको आना था, लेकिन 1927 2 साल पहले ही पहुंच गए ये लोग इंक्वायरी करने के लिए। ठीक है, तो इसके चेयरमैन आपके थे सर जॉन साइमन, मैंने यहाँ पे इसको ऐसे हाईलाइट कर रखा है। 7 मेंबर की एक स्टेचुटरी कमीशन थी और सातों के सातों मेंबर जो थे वो ब्रिटिश थे। सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक यही था, इसीलिए कोई भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें शामिल होना नहीं चाहता था और यहीं पर वो नारा निकल कर आया था, साइमन गो बैक, क्योंकि सारे के सारे अगर ब्रिटिशर्स ही हैं तो फिर हमारा काम ही क्या है, तो तुम वापस जाओ। अच्छा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, वो वापस जाते नहीं हैं। ऑल द मेंबर्स वे ब्रिटिश, देखो मैंने पहले से अंडरलाइन करके रखा है, आगे है, तो इसीलिए जो भी इंडिया में जितनी भी पार्टीज थी उन सब ने इस साइमन कमीशन को बॉयकॉट किया, मतलब इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, फिर अगर देखा जाए फिर भी ये पूरे देश में घूमते हैं, एक रिपोर्ट तैयार करते हैं कि आखिर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और अपने रिपोर्ट को 1930 में सबमिट कर देते हैं। ये जो ग्रीन से मैंने हाईलाइट किया, इसी को मैंने यहाँ लिखा है कि अपने रिपोर्ट में इन्होंने ये 4 बातें कही। पहला है कि इन्होंने साफ साफ कह दिया कि अबॉलिशन ऑफ डायरकी, ये जो आप डुअल सिस्टम निकाले हो, ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट, इसको बंद करो। इससे साफ साफ पता चल रहा है कि अभी भी जो ऑटोनॉमी है वो प्रोविंसेस को नहीं दी गई है। दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करने का समय आ गया है, वरना इंडिया जो है वो शायद आपके अगेंस्ट जा सकता है। जो यहाँ के मेंबर्स है वो समझ रहे हैं इस बात को। तीसरा पॉइंट जो इन्होंने इसमें सजेस्ट किया अपने रिपोर्ट में कि एक फेडरेशन बनाया जाए। तो फेडरेशन किस चीज़ का? ब्रिटिश का, यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश सरकार का, और प्लस प्रिंसली स्टेट्स का, यानी कि जो राजा रजवाड़े जो भी थे, जो ब्रिटिश इंडिया के अंदर रहने के लिए तैयार हो गए, उनका एक फेडरेशन बनाया जाए। आज भी हमारा इंडिया एक फेडरल स्टेट है जिसमें यूनियन और सेंट्रल दोनों मिलकर, यूनियन और स्टेट दोनों मिलकर काम करते हैं, पर उस टाइम पे ये फेडरेशन था ब्रिटिश पार्लियामेंट और प्रिंसली स्टेट का। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इन्होंने बोला कि कम्युनल इलेक्टोरेट को कंटिन्यू रखो और इसको और बढ़ाओ। ठीक है, अभी इसी को और बढ़ाने के चक्कर में आपका ये कम्युनल अवार्ड आ जाएगा। तो इतने सारे इन्होंने रिफॉर्म्स बताए, तो एक वाइट पेपर तैयार हुआ कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म पे। इसके लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस भी रखे गए, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस रखे गए, लेकिन जितने भी आपके इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने इसको अटेंड नहीं किया। शायद एक गांधी जी ने किया था और बाकी तीनों के तीनों बी आर अम्बेडकर ने किए थे। ठीक है, अभी आगे मैं इसको पढ़ाती हूँ। देखो, अब इसके जितने भी आपके रिफॉर्म्स लिए जाएंगे, जो भी रिकमेंडेशन इन्होंने दिए थे, इस चीज़ को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी इनकलकेट करने का सोचा जाएगा। ठीक है, तो साइमन कमीशन का यही काम था कि ये इंडिया में आए और एक स्टडी करके बताए कि सच में वाकई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बन रही है कि नहीं बन रही है। लेकिन सबसे खराब चीज़ यही थी कि अगर आप इंडिया पे जांच करने आए हो, इंडिया की पॉलिसीज चेक करने के लिए आए हो, इंडिया को देखने आए हो, तो आपको इंडियन मेंबर्स को भी इनकलकेट करना चाहिए था इस 7 मेंबर बॉडी में, ताकि आप इंडिया को और अच्छे से समझ पाओ। तो यही एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक साइमन कमीशन में आता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग फटाफट पढ़ लेते हैं कम्युनल अवार्ड। तो 16 अगस्त, यहाँ पे टाइम तो नहीं है, 16 अगस्त है बेसिकली। 16 अगस्त के दिन क्या हुआ, वेट अ मिनट, हाँ, 16 अगस्त में क्या हुआ कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो थे रैमसे मैकडोनाल्ड, उन्होंने ये बोला कि क्यों ना अब जो ये कम्युनल अवार्ड है इसको और बढ़ाया जाए और माइनॉरिटीज़ तक इसको फैलाया जाए। मतलब माइनॉरिटीज़ तो थे ही, और इसको बढ़ाया जाए, यानी कि जो हिंदू थे उनमें डिवीज़न लाने के लिए इन्होंने क्या बोला कि हम लोग माइनॉरिटी को भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे माइनॉरिटी को किसको बोल रहे हैं?
शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, ओबीसी को, ठीक है। तो इससे क्या होगा, देखो ये रिलीजियस ग्रुप्स के मामले में तो अलग कैटेगरीज में आते हैं, लेकिन एट द लास्ट वी ऑल आर हिंदूज। और अगर हिंदूज डाइवर्ट हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, तो ये समझ लो फिर से हम पे 100 साल राज करने का प्लानिंग ही था। लेकिन ये बात, इसके लिए हम लोग को गांधी जी के लिए बहुत ही ग्रेटफुल होना चाहिए कि वो ये बात समझ गए कि अगर ये माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन डिप्रेस क्लास कह के, ये सॉरी एक मिनट, डिप्रेस क्लास कह के अगर इसको एक्सटेंड किया गया तो फिर क्या होगा, जो हिंदुज़म है वो बिल्कुल बिखर के रह जाएगी। तो गांधी जी, देखो यहाँ पे मैंने लिखा था लेकिन थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो गया, वेट करो एक मिनट। यस, गांधी जी वॉज डिस्ट्रेस, बहुत टेंशन में आ गए थे वो, ठीक है। और वो उस टाइम जेल में भी थे, तो उन्होंने फास्ट रखा, जैसे कि अभी चल रहा था ना प्रोटेस्ट में, तो उन्होंने फास्ट रखा अनटू डेथ, या तो मेरी बात मानो या मैं फास्ट तोड़ूंगा ही नहीं, ठीक है। उस टाइम ये यरड़वाड़ा जेल में थे, जो कि पूना में है। इनका ये प्रोटेस्ट देख के ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस अवार्ड को, यानी कि इस कम्युनल अवार्ड को मॉडिफाई करना पड़ा, और फिर जाकर ये फैसला होता है कि ठीक है, हम लोग जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को अलग से ट्रीट नहीं करेंगे, लेकिन एक जॉइंट हिंदू इलेक्टोरेट की तरह ही ट्रीट करेंगे, मतलब कि ये सब हिंदू के अंदर ही आते हैं। तो फिर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इनका क्या होगा, क्योंकि ये भी तो चाहते थे कि इनका रिप्रेजेंटेशन हो, और सबसे बड़े तो उस टाइम बी आर अम्बेडकर ही इनके लिए खड़े थे। तो बी आर अम्बेडकर को भी ये बात समझ में आती है कि गांधी जी सही ही बोल रहे हैं, अगर हिंदू इलेक्टोरेट अलग अलग हो गया तो ये ब्रिटिशर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो अवार्ड कुछ इस तरह से मॉडिफाइड होता है कि अब जो है सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं होगा, लेकिन रिजर्वेशंस दिए जाएंगे, रिजर्व सीट्स रखे जाएंगे आपके शेड्यूल कास्ट के लिए, ठीक है। तो यही चीज़ है। लेकिन गांधी जी ये फास्ट करते करते इतने बीमार हो चुके थे, इतने कमज़ोर हो चुके थे कि जब इस डील पर, इस एग्रीमेंट पर साइन करने की बात आई, तो गांधी जी के बिहाफ पे MMM यानी कि मदन मोहन मालवीय ने साइन किया था, जिनके साथ साथ बी आर अम्बेडकर भी थे वहीं पर, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, ये कम्युनल अवार्ड का एक्सटेंशन यहाँ पे रुका, और हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट तुम्हारा बिल्कुल इकट्ठा रहा, मतलब हिंदूज को यहाँ पर डिवीजन से बचा लिया गया गांधी जी के द्वारा, ठीक है। जिसके वजह से अब जो है इंडिपेंडेंस के लिए रियल वॉर स्टार्ट होने वाला था। आई होप मैंने पढ़ाया है वो अच्छे से। अगर कहीं पे गलती हो गई तो प्लीज़ मैं अगली बार कोशिश करूँगी इसको ठीक करने का। आपको जैसा भी लगे ये वीडियोस देख के प्लीज़ फीडबैक दो, बिकॉज आई एम ऑल्सो एस्पिरेंट, और आपको पता है एस्पिरेंट्स का कितना दिमाग ख़राब होता है, कितने डिमोटिवेट होते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा मुझे भी मोटिवेट करो, कमेंट्स करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू, योर UPSC सहेली।